हमारी ओनली यूपीएससी पे मैं अमरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस क्लास में हम पॉलिटी की अगली क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले 4 क्लास में हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। मुख्यमंत्री को हम 2 क्लास में पढ़ेंगे। ये पहला क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगा जिसमें हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लंबा क्लास है, करीब 21 या 22-24 मिनट का होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमारी जो वेबसाइट है www.onlyupsc.in, वहाँ पर आप जरूर जाया कीजिए। बहुत सारे कंटेंट पढ़ने वाले वहाँ पर पड़े हुए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, अगली क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। जैसा कि हम राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा, अब हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। पूरी डिटेल इसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर नोट आपको भले ही कम दिखा रहा है, लेकिन इसमें चर्चा वाली बात बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा PDF लिया है, लेकिन इसमें बातें बहुत गंभीर होंगी। आइए शुरू करते हैं। तो राज्यों में सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। जैसे कि केंद्र सरकार में कौन मुखिया होता है? PM, जो कि कौन है? नरेंद्र मोदी हैं अभी। ठीक है, राज्यों में क्या होता है कि जो केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में वही मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा। राज्य का जो राज्य है उसका जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है, लेकिन जो सरकार है, यहाँ पर इसलिए मैंने सरकार लिखा है। ठीक है, सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब इसकी नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। आपका जो संविधान है उसका अनुच्छेद है 164, वो कहता है कि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। एक बात आप बताइए कि क्या कभी आपने मुख्यमंत्री पद के लिए वोट डाला है? आप याद कीजिए, आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आप हमेशा वोट किसके लिए डालते हैं? सदस्यों के लिए डालते हैं, चाहे वो संसद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, यानी कि MP और MLA। ठीक है, आप वोट सिर्फ इनको देने जाते हैं, MP और MLA को। बाकी बहुत सारे हैं जैसे कि प्रधान होते हैं, उन सब की बात यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार में आप ना तो प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, ना किसी मुख्यमंत्री को वोट देते हैं, और ना ही किसी मंत्री को वोट देते हैं। आप वोट देते हैं MP और MLA को। यानी कि जो मुख्यमंत्री है वो निर्वाचित नहीं होता है, वो चुनाव नहीं लड़ता है, वो नियुक्त होता है। इस शब्द को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। जब UPSC सवाल पूछती है तो इसी प्रकार वो कंफ्यूज करके पूछती है। देखिए, जब तक बारीकी को आप नहीं समझेंगे, ये बहुत ज़्यादा घुमाने वाला विषय है। ठीक है, यहाँ पर कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बारीकियां हैं अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये अपने आप में बहुत जटिल बन जाता है। लेकिन अगर आप बारीकियों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सारी घटनाएं आपके आसपास घट रही होती हैं। आप उनके एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री हमेशा नियुक्त होता है, चुना नहीं जाता है। अब इसमें अंतर क्या था ये आप समझ गए होंगे। चुना वो जाता है जिस पद के लिए मत पड़ते हैं। जैसे राष्ट्रपति का जो पद है उस पर भी चुनाव होता है। हालांकि वोट जनता सीधे नहीं डालती है, MP MLA डालते हैं, लेकिन वो चुनाव जरूर होता है। मुख्यमंत्री के पद में एक भी वोट नहीं पड़ता है, उसकी नियुक्ति होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राज्यपाल किसको नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब सड़क से उठा करके किसी व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री बनाएगा नहीं। किसको बनाएगा भाई? इसके लिए कोई योग्यता होगी, कोई क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कई इसमें कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन जो होता है वो ये है कि जब चुनाव संपन्न हुए, यानी कि जब चुनाव संपन्न हो गया, परिणाम आ गया, तो जिस दल का बहुमत है,
जिस दल का बहुमत है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और उसमें पार्टियां कौन थी, बीजेपी थी और एसपी थी और बीएसपी थी। अब इन पार्टियों ने क्या किया, चुनाव लड़ा, इन पार्टियों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। अब इसमें जिसको बहुमत मिलेगा, मान लीजिए कि बीजेपी को बहुमत मिला, जैसे कि 2017 में बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, 2017 के विधानसभा चुनाव में। अब जब बहुमत किसी पार्टी को मिल गया, तब राज्यपाल करता क्या है कि उस दल ने जिस दल का बहुमत प्राप्त हुआ है, उस दल ने जो अपना नेता चुना है, उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। तो जो दल है, उस दल के सारे विधायक बैठते हैं और उस विधायक दल के बैठक में एक नेता चुना जाता है, वही नेता राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। यह था कंडीशन नंबर 1। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 पार्टियां थीं, बीजेपी है, उसके बाद में एसपी है और फिर बीएसपी है। एक कंडीशन यह हो सकता है कि इन तीनों को बहुमत न मिले, मे बी हो सकता है, कई बार हुआ है किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिला हो, ऐसा कई बार हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल का काम थोड़ा बढ़ जाता है। अब बताइए, जब बहुमत नहीं है तो राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर ले? इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, परंपराएं हैं। परंपरा क्या है कि जिस पार्टी में सबसे ज्यादा विधायक हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा दल है, उसको राज्यपाल न्योता देगा और उस दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाएगा। ये परंपरा है। लेकिन इस परंपरा में कई बार समस्या हो जाती है। कैसी समस्या? जैसे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और अगर आप थोड़ा बहुत जो है समाचार देखते हैं और राजनीति में रुचि रखते हैं, तो आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल थी। उसके बाद में जो है कांग्रेस और वो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी शिवसेना, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राज्यपाल का वहां पर भूमिका बढ़ गया। आप एक चीज जानते हैं कि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्य में, और केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी के इशारे पर काम करता है। ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है मुझे, क्योंकि यही सत्य है। राज्यपाल का पद भले ही संवैधानिक है, लेकिन राज्यपाल हमेशा केंद्र के इशारे पर काम करता है। तो राज्यपाल ने किया क्या? क्योंकि परंपरा है, कोई नियम नहीं है, तो राज्यपाल यह भी कह सकता है कि जिस दल को वो बुला रहा है सरकार बनाने के लिए, जिस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहा है, उसने आश्वासन दिया है कि उसके पास पर्याप्त संख्या है, यानी कि बहुमत उसके पास है। यह कहकर भी राज्यपाल किसी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये केस कहाँ हुआ? अभी महाराष्ट्र में हुआ, जब देवेंद्र फडणवीस को सुबह जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने, ठीक है। तो वहां पर क्या था कि बहुमत नहीं था। राज्यपाल ने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके पास आए और उन्होंने कहा कि उनके पास बहुमत है, उनके पास संख्या है, और उन्होंने उनको क्या है मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, उनको शपथ दिलवा दिया। तो ये जो बातें हैं, तो ये हुआ कि परंपराएं कई प्रकार से हो सकती है, उसको तोड़ा भी जा सकता है, परंपराएं तोड़ी भी जाती हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी स्थिति क्या होती है? तीसरी स्थिति ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि ये काम पूरा हो गया और किसी 2 दल ने क्या है अपना जो है अलायंस कर लिया और सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास गए और उसमें एक नेता चुना गया जिसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। लेकिन यह भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया हो वो सदन का सदस्य ही ना हो। यानी कि अगर मुख्यमंत्री नियुक्त करना है तो विधानमंडल का वो सदस्य ही ना हो।
ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि विधानमंडल का वो सदस्य हो, विधानमंडल का सदस्य ना हो। यहाँ पर मैंने विधानमंडल लिखा, विधानसभा नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे क्या 7 राज्य हैं अभी तक, इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, बाकी में नहीं है। तो विधानमंडल में दोनों आ जाते हैं। विधानसभा वहाँ होती है जहाँ पर केवल विधानसभा की बात वहाँ होती है जहाँ पर विधान परिषद नहीं होते हैं। तो विधानमंडल का सदस्य अगर कोई नहीं है तो भी उससे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यह भी उदाहरण महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, जो कि विधायकी का चुनाव नहीं लड़े थे, यानी कि वो सदस्य नहीं थे विधानमंडल के और ना ही विधान परिषद से गए थे। ऐसे परिस्थिति में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन वह नियुक्त होने के 6 माह तक ही अपने पद पर रह सकता है। 6 माह के अंदर अंदर ही उसको क्या है, किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। यानी कि अगर वहां पर विधानसभा विधान परिषद 2 है तो किसी का सदस्य बन जाए, और अगर वहां पर विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, जो कि अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे बन गए हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि राज्यपाल किसको किसको नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो आपने उम्मीद है कि इस नियुक्ति को समझ लिया होगा। बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, सामान्य बातें हैं, लेकिन कई बार सामान्य बातें भी जो है क्या है, आंखों से ओझल हो जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं। अब शपथ की बात कर लेते हैं। पद की शपथ यानी कि गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई जाती है जब कोई जो है इस प्रकार के पद पर जो है आसीन होता है। तो कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? सबसे पहला सवाल तो यहाँ बन गया कि कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। बहुत सवाल आता है ये जो छोटी छोटी परीक्षाओं में आता है। ठीक है, लेकिन आगे परीक्षा में इस सवाल नहीं आएंगे, स्टेटमेंट में हो सकता है कभी पूछ ले। अब यहाँ पर जो है गोपनीयता एवं पद का शपथ, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। आपको कोई पढ़ा देगा, कहीं पर मिल जाएगा, किताब में बहुत लिखा हुआ है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, तो नैया पार लग जाएगी। ठीक है, तो पद एवं गोपनीयता की शपथ का मतलब क्या होता है? पहला चीज लिखा पद, यानी कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए जो आपके कर्तव्य हैं, यानी कि जो संविधान में लिखा गया है, आपके कार्य हैं जो आपको करने हैं, जो आपका कर्तव्य है, उस बात के लिए आपको शपथ दिलाई जाती है कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। दूसरा है गोपनीयता। अब इसका मतलब क्या है? गोपनीयता क्यों जरूरी है? अब आप सोचिए कि किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी मंत्री को गोपनीयता की शपथ क्यों दिलाई जाती है, इसकी वजह क्या है और ये जरूरी क्यों है? जरूरी ये इसलिए है क्योंकि सरकार के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। बहुत बार सरकारों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि जनता को त्वरित रूप से परेशान कर सकते हैं, इसलिए उसकी गोपनीयता रखी जाती है और उसको आराम से धीरे धीरे किया जाता है। तो इसीलिए जरूरी ये है कि मंत्री परिषद के साथ साथ मुख्यमंत्री अपने कार्यों की गोपनीयता रखेगा और उचित समय पर ही उसे बाहर करेगा। इसलिए इन दोनों की, अपने पद की जिम्मेदारी की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको समझ लिया होगा। अब मुख्यमंत्री के कार्य की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला जो काम है उनका, मंत्री परिषद के संदर्भ में उनका काम क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री के बहुत सारे काम होते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में क्या काम है, विधानमंडल के संदर्भ में क्या काम है, और मंत्री परिषद के संबंध में क्या काम है। ठीक है, तो इस क्लास में हम 2 देखेंगे, मंत्री परिषद के संदर्भ में और राज्यपाल के संदर्भ में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। सबसे पहली चीज तो थी मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, उसको आपने ऊपर समझ लिया। अब मुख्यमंत्री को कार्य में सहायता देने के लिए बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। कितना मंत्री होते हैं? 93वां संविधान संशोधन क्या बताता है? 15% मंत्री जो है केवल हो सकते हैं। ठीक है, केवल 15% मंत्री हो सकते हैं, और
कुछ यूनियन टेरिटरी यानी कि जैसे दिल्ली में केवल 10% हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। 93 संविधान संशोधन किया गया था क्योंकि पहले बहुत मंत्री होते थे, अब मंत्री केवल 15% हो सकते हैं, ठीक है। कुल पद का 15% जितने सदस्य हैं, ठीक है। तो जैसे अगर 100 पद है यानी कि 100 सदस्य हैं किसी विधानसभा में, तो उसमें केवल 15 मंत्री होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब बात कर लेते हैं कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। मतलब ये है कि अपने काम को करवाने के लिए जिन मंत्रियों की आवश्यकता होती है उनकी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है, और जिन जिन व्यक्तियों का नाम वो भेजता है उन्हीं को केवल मुख्यमंत्री जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पर भी कुछ जो है महीन सी बात है जिसको समझ लेना जरूरी है। आपने गौर किया होगा कि जो मोदी सरकार की पहली कैबिनेट थी 2014 वाली, उसमें रक्षा मंत्री बने थे स्वर्गीय अरुण जेटली, जो कि उस वक्त सदन के सदस्य नहीं थे और फिर भी वो मंत्री बने। बहुत सारे ऐसे मंत्री बनते हैं जो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जब आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना आवश्यक है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आवश्यक नहीं है। लेकिन जिस दिन वो मंत्री पद पर नियुक्त होगा उसके 6 माह के भीतर उसको किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, जैसे कि मुख्यमंत्री के केस में होता है या प्रधानमंत्री के केस में होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना कि मुख्य जो है मंत्री किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो कि सदन के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो उसको नियुक्त किया जा सकता है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री को भी नियुक्त किया जा सकता है, 6 महीने के भीतर उसको सदन का सदस्य बनना होता है, उसी प्रकार मंत्री भी नियुक्त हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, वह मंत्रियों के विभाग का वितरण एवं बदलाव करता है, ठीक है। वह मंत्रियों के विभाग का वितरण एवं उसमें बदलाव करता है। ये चीज आप जानते होंगे क्योंकि वो उनके कलीग के रूप में काम करते हैं और उनके नीचे काम करते हैं। यानी कि जितने भी मंत्री हैं वो सहायता के लिए होते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए होते हैं। जब आप बात मुख्यमंत्री की करेंगे तो उनकी सहायता के लिए राज्यों में मंत्री होते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री की सहायता के लिए केंद्र में मंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर समझी कि उनके विभाग का वितरण एवं बदलाव वो करता है क्योंकि वो उसके नीचे काम करते हैं और ये उसके लिए बहुत आसान काम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। मतभेद की स्थिति में किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने को कह सकता है या राज्यपाल से उसे हटाने को भी कह सकता है। यहाँ पर पूरा वाक्य नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतभेद का मतलब क्या होता है कि अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि जो उसका सहायक मंत्री है वो उसके हिसाब से उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो वो उससे बोलेगा कि आप त्यागपत्र दे दीजिए। लेकिन अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल से क्या कहेगा कि इनको आप हटा दीजिए, ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, और राज्यपाल उन्हें हटा देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि वो लीडर है, वो सदन का लीडर है और जितने भी मंत्री हैं उनका लीडर है, तो अध्यक्षता तो वही करेगा और इसके फैसलों को प्रभावित भी करता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद के फैसले होंगे वो बिना उसके निर्णय के बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि सर्वसम्मति से जो फैसला मंत्रिपरिषद में होगा उसकी स्वीकृति जो है मुख्यमंत्री की होनी जरूरी है, आवश्यक है। वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलाप में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जैसे कोई डायरेक्टर होता है उसके नीचे काम करने वाले कलीग होते हैं, उसी प्रकार ये मंत्री मुख्यमंत्री के जो है नीचे काम करते हैं। तो उनको सहयोग देना और कई बार उसमें नियंत्रण भी करना कि आपको इतना करना है, ये करना है, ठीक है। और उसके बाद में निर्देश भी देना। बहुत सारे जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को निर्देश देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है जिसको समझना कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अपने कार्य से त्यागपत्र दे करके वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक कार्य है मुख्यमंत्री का और उसकी शक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है।
अपने कार्य से त्यागपत्र दे करके वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। लेकिन कोई मंत्री अगर इस्तीफा देता है, कोई मंत्री अपना विभाग छोड़ देता है, तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का नेता होता है, उसका मुखिया होता है। अगर मुखिया ही छोड़ दे, यानी कि अगर आपने शतरंज कभी खेला हो, तो शतरंज में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो सैनिक हो, हाथी हो, ऊंट हो या घोड़ा हो, उन सब की जिम्मेदारी क्या होती है, उन सबका कर्तव्य क्या होता है, राजा को बचाना। तो चूंकि केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री होता है, उसी के इर्द गिर्द सारे काम होते हैं, तो राजा वही होता है। तो इन सब का मतलब इसलिए है क्योंकि राजा है। तो अगर केंद्र में प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, और राज्य में मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। हालांकि किसी मंत्री के इस्तीफा देने से मंत्रिपरिषद कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कभी आपको मिल सकता है यूपीएससी के सवालों में, ठीक है। तो ये आपने समझा जो कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्रियों के कार्य थे, ठीक है। अब राज्यपाल के संदर्भ में क्या है देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। फिर ये क्लास खत्म करते हैं तो लंबा हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवादक होता है। बिल्कुल, दोनों के बीच में बात किसके द्वारा होती है, मुख्यमंत्री के द्वारा होती है। मंत्रिपरिषद के सारे काम के बारे में राज्यपाल को कौन अवगत कराता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है। दूसरा क्या, सभी क्रियाकलापों को राज्यपाल को सूचित करता है। जितने भी राजकीय क्रियाकलाप होते हैं, सरकारी कामकाज होते हैं, सबकी सूचना वह राज्यपाल को देता है। संवैधानिक पदों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देता है। संवैधानिक पद जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, या राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, या राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये सारे जो संवैधानिक पद हैं, इसके नियुक्ति में वह राज्यपाल को सलाह देता है। वह मतलब मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है। तो ये थे उनके राज्यपाल के संदर्भ में कार्य। तो इस क्लास में आपने इसको समझ लिया। आगे अभी एक क्लास और आपको मुख्यमंत्री करना है, उसमें आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। 2 क्लास में हम कवर कर लेंगे। इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।